और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से मैं करने जा रहा हूं। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर लग गई है। धामी कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। कल से शुरू हो रहा है उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र और इसी में यूसीसी बिल को पेश किया जाएगा। जब यह बिल पेश हो जाएगा उसके बाद वोटिंग होगी और तब देखिए ये कब लागू किया जाता है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ये धामी कैबिनेट में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा ये यूसीसी वाला बिल। कल से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। इसमें कई प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि बहुविवाह पर रोक लगाने के प्रावधान हैं और कम उम्र में लड़का और लड़कियों की शादी का भी जिक्र है। ये कई प्रावधान इसमें किए गए हैं। कल से झारखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम चंपई सोरेन पेश करेंगे विश्वास मत प्रस्ताव। झारखंड में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर गठबंधन के 36 विधायक आज लौटेंगे रांची। थोड़ी देर पहले हैदराबाद से सभी विधायक हुए हैं रवाना। जेएमएम से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। बोले कल फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 11,600 करोड़ की योजनाओं की सौगात। मां कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की भी नींव रखी। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। हाथ हिलाकर पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। झारखंड में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी। धनबाद में यात्रा के दौरान राहुल ने समर्थकों से मुलाकात की। कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव बोले हमें निमंत्रण ही नहीं मिलता है, हम क्या अपने आप मांगे निमंत्रण। अखिलेश यादव को कांग्रेस का जवाब। जयराम रमेश बोले जल्दी ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा यात्रा का प्रोग्राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। कांगड़ा में ब्रजेश्वरी माता मंदिर में पूजा अर्चना। 6 फरवरी को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव की तैयारी भी करेंगे समीक्षा। ऑपरेशन लोटस मामले में घिर गई दिल्ली सरकार। सीएम केजरीवाल के बाद अब मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच ने थमाया नोटिस। कल तक देना होगा जवाब। आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की बात कही। क्राइम ब्रांच के एक्शन पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बीजेपी पर भड़की। कहा जांच एजेंसियों को राजनीतिक आकाओं ने नौटंकी बनाकर छोड़ दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा जांच एजेंसियों को मेरे पीछे छोड़ दिया गया है लेकिन हमें झुका नहीं पाए। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। बोले बीजेपी में शामिल होने को कहा जा रहा है, मैं झुकने वाला नहीं हूं, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार। का गुनाहों की गटर पर गठबंधन का शटर लगाकर बचने की कवायद नहीं होगी कामयाब, जेल जाना होगा। ईडी और क्राइम ब्रांच के एक्शन पर कांग्रेस नेता उदित राज बोले अगर केजरीवाल बीजेपी के साथ होते तो बिल्कुल साफ होते। बिहार में सियासी हलचल तेज। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के नेता विजय यादव का बड़ा बयान सामने आया। कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है, सारे विकल्प खुले हुए। बिहार कांग्रेस के 16 विधायक अचानक पहुंचे हैदराबाद। कल से दिल्ली में थे 19 एमएलए, 3 और विधायक कल जाएंगे। जीतन राम मांझी को लेकर शुरू हुई सियासत पर सम्राट चौधरी का बयान। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, खेल करने वाले के साथ खेलना होगा। बीजेपी नेता अजय आलोक बोले जीतन राम मांझी को अपनी बात रखने का अधिकार, फैसला सीएम नीतीश को लेना है। दिल्ली दौरे पर बिहार के दोनों डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर की मुलाकात। बिहार की नई एनडीए सरकार का बड़ा फैसला। नए चेहरों के साथ गठित होंगे आयोग। महादलित, अति पिछड़ा समेत 4 आयोग भंग करने का ऐलान। यूपी के कौसाम्बी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ। हिंदू जागरण मंच के लोगों ने काला झंडा दिखाया। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान सामने आया। कहा जगत गुरु रामभद्राचार्य को इलाज के लिए राम मंदिर चाहिए था। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे पर सियासी घमासान जारी। आज आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी पर वोट चुराने का आरोप लगाया। झारखंड के दुमका में आदिवासी एकता मंच की महारैली। जंगल, जल और जमीन को लेकर केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया।
उत्तराखंड के सीएम आवास पर आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट बैठक। यूसीसी के मसौदे पर लगी मुहर। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल। अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस में अमित शाह बोले, हम 19वीं सदी के कानूनों से 21वीं सदी में जस्टिस नहीं कर सकते। यूपीएटीएस ने विदेश मंत्रालय में तैनात आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। रूस में रहकर हैंडलर्स को भेज रहा था देश की खुफिया जानकारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गों को पंजाब पुलिस ने गोरखपुर से किया गिरफ्तार। तीनों पर हत्या की कोशिश, फिरौती और लूट के कई मामले दर्ज। ओडिशा के कंधमाल जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों से मुठभेड़। गोलीबारी में एक माओवादी ने एक जवान को भी गोली मारी। पंजाब के जालंधर में गैंगस्टर जसप्रीत समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स मंगवाने का आरोप। राजस्थान के कोटा में वन भारत साड़ी वॉकथॉन में देखा गजब का उत्साह। 15 राज्यों की 10,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए देनी होगी परीक्षा। 3 बार फेल हुए तो होंगे बर्खास्त। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में 2 नए स्कूलों की सौगात। सीएम केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिलान्यास किया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के 11 बड़े खिलाड़ियों को दिया नियुक्ति पत्र। कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी पंजाब पुलिस में डीएसपी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरह से घायल। लद्दाख के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके। लेह, करगिल और नोबर में 9 इंच तक हुई बर्फबारी। बर्फीली सड़कों पर मस्ती करते दिखे बच्चे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ से पेड़ पौधे ढक गए। मंदिर और घर भी ढक गए। सड़कों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर दिखी है। पूरे इलाके में अद्भुत नजारा दिखा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी से पर्यटकों और किसानों में खुशी की लहर है। फसल और टूरिज्म को फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज सुबह से हो रही है बर्फबारी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भारी बर्फबारी। घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बर्फ के नीचे सड़कों पर मोटी चादर बर्फ की दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों ने एक बार फिर ओढ़ ली है बर्फ की चादर। लाहौल स्पीति में 10 सेंटीमीटर से अधिक बर्फबारी हुई। बर्फ हटाने का काम जारी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पहले ईडी और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। जारी है जांच और जारी है बयानों की शक्ल में सियासी नौटंकी। शनिवार को दिल्ली पुलिस के अधिकारी सीएम कार्यालय पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने के लिए पहुंचे। तो आज सुबह आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री आतिशी के कार्यालय पर दिल्ली पुलिस ने दस्तक दी। अब पुलिस के इसी एक्शन पर जुबानी जंग तेज हो गई। वैसे तो दिल्ली पुलिस ने जिस मामले में नोटिस जारी किया है वो ऑपरेशन लोटस को लेकर गलत बयानी का है, लेकिन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ने आरोपों की एक नई किताब खोल दी है। हमने उस पर रिपोर्ट बना दी है, आप देखिए। कानून के तहत आने से मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर को 5 घंटे तक नौटंकी कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास के घर के बाहर सड़क पे नचाया। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। शनिवार को केजरीवाल के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की दस्तक। नहीं, कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है। हाँ, सीएम साहब से मिलकर कुछ रिक्वेस्ट करना है। नहीं, ये क्या है ये? रविवार को आप सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना के कार्यालय पर पुलिस की नॉक ले जाया जा रहा है। जो यहाँ पर रिसेप्शन है, रिसेप्शन की तरफ उन्हें जो है। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस का ये एक्शन राजधानी में सियासी टेंशन बढ़ा रहा है। हमें आज एक खत मिला है, जैसे मैंने कहा, इसमें ना कोई एफआईआर का जिक्र है, ना कोई समन्स है, ना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है,
ना सीआरपीसी की धारा या ना आईपीसी की धारा का जिक्र है। तो ये थोड़ा एक विचित्र सा पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र जो कि लिखा है हम इसका उत्तर देंगे, जो सवाल पूछे गए उनका भी उत्तर देंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि आज दुख होता है कि भाजपा ने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की क्या हालत बना दी। तो गुनाहों का गटर भी अब गठबंधन की शटर लगाने से नहीं बच पा रहा और वो सारे के सारे जो है वो गठबंधन के से जुड़े हुए गुनाहगार जो है वो गड्ढे में जा रहे हैं। ये पूरा मामला 27 जनवरी को किए गए अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा था, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। 27 जनवरी को किए गए इस ट्वीट में और भी कई दावे किए गए। खास बात यह है कि केजरीवाल के इस ट्वीट के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया। इन नेताओं में एक नाम मंत्री आतिशी मारलेना का भी है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के इन्हीं आरोपों ने अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपकी ओर से आए बयानों के तीसरे ही दिन बीजेपी नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवा दी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शनिवार को केजरीवाल और रविवार सुबह आतिशी मारलेना को नोटिस जारी कर 5 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है, जिस पर सियासी तापमान बढ़ने लगा है। सीनियर अधिकारियों की क्या हालत बना दी है। उनको 5-5 घंटे क्राइम सॉल्व करने पे नहीं लगा रहे हैं। आजकल इतने अपहरण हो रहे हैं, महिला सुरक्षा से लेके महिलाओं के दुष्कर्म से लेके इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं दिल्ली में, गैंग वॉर्स हो रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े अफसर 5-5 घंटे 6-6 घंटे मंत्रियों के घर के बाहर खड़े रहते हैं और केवल नौटंकी करने के लिए एक पत्र हाथ में लेके खड़े होते हैं। मेरा हमेशा एक ही चीज पे विश्वास रहता है, जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो किसी चीज से भागते नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की सियासी जंग छिड़ गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर नया आरोप जड़ दिया है। ये कहते बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। अपने इस बयान के जरिए केजरीवाल ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है और उसी के इशारे पर जांच एजेंसियां उनका दरवाजा खटखटा रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने केजरीवाल को जवाब देने में देर नहीं की। अरविंद केजरीवाल रोज एक नई मनोहर कहानियां लेके दिल्ली की जनता को बरगलाने आ जाते हैं। साफ हो गया है कि मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पूरा दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, घटक दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनके मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, जहां की मिसाल के तौर से झारखंड में, तो ये स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर काम करते हैं। केजरीवाल और बीजेपी के बीच छिड़े सियासी संग्राम के पीछे वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस सियासी लड़ाई में दिल्ली पुलिस की एंट्री ने केजरीवाल की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी पहले ही केजरीवाल को 5 बार समन कर चुकी है, पर केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उल्टे समन को गैर कानूनी बताकर पूछताछ से बचते रहे। नतीजा, अब ईडी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले में कोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा, जबकि दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब भी केजरीवाल को 5 फरवरी तक ही देना है।
दिल्ली में कानूनी कार्रवाई पर सियासी संग्राम छिड़ा है, तो उधर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में विपक्षी सियासत पश्चिम बंगाल की तरफ बिखराव के रास्ते पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा उन्हें यात्रा का निमंत्रण ही नहीं मिला, जिसे लेकर अब तमाम तरह की कयासबाजी शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? उसी पर रिपोर्ट। ममता बनर्जी ने आंख दिखाई। আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম দুটো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। भगवंत मान ने दूरी बनाई तो प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन के द एंड वाली बात बताई। ये अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। अब यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की धड़कन बढ़ा दी है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। अब अखिलेश के इस बयान पर कांग्रेस की मुसीबत क्यों बढ़ने वाली है, समझना मुश्किल नहीं। याद कीजिए, ममता बनर्जी ने भी गठबंधन से दूरी बनाने का संकेत कुछ इसी तरह दिया था। उस वक्त ममता ने कहा था कि राहुल गांधी उनके राज्य में यात्रा लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। अब यही शिकायत अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस सतर्क हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विस्तृत रूट और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 1-2 दिन में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ साझा किया जाएगा। उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना इंडिया गठबंधन को और मजबूत करेगा। 16 फरवरी की दोपहर में यात्रा के यूपी में प्रवेश करने की उम्मीद है। प्लान को लेकर के हम श्री अखिलेश यादव जी के पास ससम्मान निमंत्रण लेकर के जाएंगे। मतलब अभी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की गुंजाइश बची हुई है, लेकिन कितनी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि अब तक दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बन पाई है। बीते 27 जनवरी को अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें दी गई हैं, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का ट्वीट आया, तुरंत बाद कांग्रेस नेताओं के बयान आ गए, ये बताने के लिए कि फैसला समाजवादी पार्टी का है और इस फैसले पर आम सहमति नहीं है। अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। धन्यवाद। जनवरी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दिखी तनातनी के बाद ये माना जा रहा था कि यूपी में इंडिया गठबंधन अब खात्मे की तरफ है, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही अखिलेश यादव की ओर से इस बात की पुष्टि की गई। इस मामले में 3 जनवरी को अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दिया। पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं। अखिलेश यादव का संदेश साफ है कि वो कांग्रेस की शर्तों पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल और बिहार में झटके खाने के बाद यूपी में रिस्क लेने के मूड में नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में गठबंधन की क्या सूरत बनती है और सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला निकलता भी है या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और अब बात चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विज्ञान की, जिसने चुनाव की ओर अंगड़ाई ले रही सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल जनवरी के आखिरी हफ्ते में समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर दिया गया। तो 10 दिन के अंदर ही राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में अब चर्चा चल निकली है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न सम्मान के जरिए मंडल और कमंडल की राजनीति को एक साथ साधने की कोशिश की है, और क्या मंडल कमंडल के सम्मान का राजनीतिक विज्ञान बीजेपी को 400 प्लस के लक्ष्य तक ले जाएगा? रिपोर्ट है, उसी पर देखिए। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ
राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। उनके सिर में आ रही है, उनके स्वागत के लिए आप तैयार रहे। भगवान राम का नाम है। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। दो विचारधाराएं और अपने दौर की दो बड़ी राजनीतिक हस्ती, जिन्होंने अपने सियासी कौशल से उस वक्त की सियासत का रुख मोड़ दिया। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन दोनों ही शख्सियतों में एक ही समानता है। दोनों को ही केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है। मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से नवाजा है। एक समाजवाद का महारथी जिसने समाजवादी सिद्धांतों के जरिए सामाजिक न्याय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो दूसरा राष्ट्रवाद के लिहाफ में लिपटी हिंदुत्व की राजनीति का पुरोधा, जिसके रथ की रफ्तार ने भगवा सियासत को नया आयाम दिया। साफ लफ्जों में कहें तो लाल कृष्ण आडवाणी की विचारधारा और कर्पूरी ठाकुर के समाजवादी सिद्धांतों में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के जितना फासला है। लेकिन केंद्र सरकार के भारत रत्न वाले फैसले ने दोनों को सियासी विमर्श के एक ही पटल पर ला दिया है, या फिर यूं कहें कि भारत रत्न सम्मान को भावी सियासत से जोड़ दिया है। पुराने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए, जैसे पहले जैसे कर्पूरी ठाकुर के मामले में वोट बैंक साधने के लिए, वरना आरएसएस तो हमेशा कर्पूरी ठाकुर का विरोध ही करता था, बीजेपी विरोध करती थी। तो क्या आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दो विचारधाराओं को साधने के लिए दिया गया? क्या फैसले के पीछे मंडल कमंडल की राजनीति को साधने का विज्ञान है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें जीतने का सपना साकार करना है और वोट बैंक मीटर को 50% के पार ले जाना है, तो फिर मंडल कमंडल दोनों की राजनीति को एक ही डोर से साधना होगा। कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के नाम के ऐलान पर सियासी सूरमाओं का इशारा इसी ओर है। ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बांधने के लिए कर रही है। अब जरा आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के पीछे की क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले महीने की 22 तारीख को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यूं तो प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन ये समझना होगा कि जब राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने उभार पर था, तब उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। विवादित ढांचा ढहाए जाने पर आरोपी बनाए गए। जाहिर है कि जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो प्राण प्रतिष्ठा से पैदा हुई राम लहर पर बीजेपी अपना नाम कहीं ज्यादा गहरे अक्षरों में दर्ज करवाना चाहती है। इसके लिए भारत रत्न सम्मान से बड़ा रास्ता और क्या हो सकता है? उनका इतनी कंट्रीब्यूशन रही है, इज वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स। भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके इस आज के उनको जो सम्मानित किया गया है, उसके संदर्भ में उनका अभिनंदन करने यहाँ आया था। और उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के
लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है और उसी की अभिव्यक्ति करने में उनके पास आया था। हालांकि बीजेपी कहीं भी किसी भी मंच से इनमें बड़ी संख्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं की है। हम ये इस बात को कतई नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। इस देश के 40 बरस तकरीबन 40 इयर्स 4 दशक उस विवाद में गए हैं। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। अब तो मुझे लगता है कि क्या ही कहें, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ। हालांकि इन बयानों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी को जो संदेश देना था वो दे चुकी है। सवाल है, कल तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के फैसले का स्वागत करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर लाल क्यों हो रहे हैं? इस मामले में कांग्रेस नेताओं का बयान बेहद नपातुला है। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है सर, उस पे सर अरे ऑन किया मैंने ठीक है। माना जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर पहले कर्पूरी ठाकुर और फिर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के पीछे की रणनीति कांग्रेस समझ चुकी है, लिहाजा वो किसी एक और दिखना नहीं चाहती। अब देखिए, चुनावी साल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने के फैसले के पीछे किस तरह की चर्चा है। समाजवादी राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की पहचान जननायक की है। कर्पूरी ठाकुर की भ्रष्टाचार रहित छवि सीधे उन्हें जनता से जोड़ती है। कर्पूरी ठाकुर ने मंडल आंदोलन से भी पहले पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दिया था। सबको न्याय, सबको समान अधिकार, हमारे संविधान के मूल मंत्र को सम्मानित करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर किया है। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के करोड़ों गरीब युवाओं के मन में, अगर हमें जोम है, संघर्ष करने की धगस है, हम पढ़ाई लिखाई कर कर आगे आना चाहते हैं, सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम भी कुछ भी बन सकते हैं, भारत रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आशा को जीवित करने का काम है। यानी चुनावी साल में बीजेपी ने एक ही तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। कर्पूरी ठाकुर के सम्मान के जरिए समाजवादी राजनीति का दावा करने वाले सियासी दलों की जमीन पर नजर जमा दी है, तो आडवाणी का सम्मान कर बता दिया है कि हिंदुत्व पर बीजेपी की लाइन वही है जो राम मंदिर आंदोलन के वक्त थी। मंडल कमंडल के सम्मान के इसी राजनीतिक विज्ञान ने अब समाजवादी सियासत की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पूरी जी का एक अलग ये था, गरीबों के नेता, झोपड़ी के लाल, गुदरी के लाल, समझा के नहीं, और कभी हाथ पसारा नहीं। तो पहले कर्पूरी ठाकुर को मिला सम्मान भारत रत्न का और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को, तब ऐसे सवाल पैदा हो गए।